नमस्कार जिंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव का ऐलान। चुनाव ऐसे वक्त जब देश में सियासी पारा चढ़ा हो दिल्ली में, और इस चुनाव पर उस पारे का असर साफ दिखाई देगा। मैं गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मई में चुनाव और उसी वक्त रिजल्ट, एक चरण में मतदान होगा, 10 को मतदान, 13 को परिणाम। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के संसदीय जाने की, और उसके बाद से विपक्षी दल एकजुट, हंगामा, क्या असर पड़ेगा कर्नाटक चुनाव पे। दो बातें होंगी, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा पे सवाल खड़े किए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना स्टेट ही नहीं बचा पाए, तो क्या अब खड़गे कांग्रेस को ला पाएंगे, एक ये बड़ी बात होगी। उसके अलावा साउथ की अगर हम बात करें तो एक बड़ा स्टेट कर्नाटक, जिसमें बीजेपी विपक्षी दलों की तरह अपनी भूमिका रखती है, सत्ता में है। अन्य राज्यों में जिस तरह का प्रभाव होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो। लेकिन यहां बीजेपी का अपना प्रभाव है, वर्चस्व है, सरकार बना रही है, सरकार में अभी कायम है। तो दो चुनौतियां होंगी बीजेपी के पास में भी, सत्ता की वापसी और क्या किसी तरह के बिखराव, और जो कुछ रिस्क अभी लिए हैं पिछले दिनों, उसका कोई असर पड़ पाएगा। क्योंकि यह जो चुनाव होगा येदियुरप्पा रहेंगे, लेकिन चेहरा नहीं होंगे। चेहरा सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं वही रहेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि हम चर्चा जयपुर में कर रहे हैं, लेकिन हम उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाह रहे हैं कि जिसमें हम यूं कहें कि असर कितना पड़ेगा उस पर। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजेंद्र शर्मा साहब हैं, विश्लेषक। राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे वक्त कर्नाटक चुनाव का ऐलान हुआ है जब देश में सियासत अलग तरह की चल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद में ये चुनाव होना है। चुनाव को इससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्लेयर होना ही था, और 25 मई से पहले वहां पे विधानसभा का गठन होना है, शायद जो जानकारी है। तो 10 मई को चुनाव मतदान होगा और 13 को काउंटिंग हो जाएगी। वहां पे किसकी सरकार बनेगी ये तस्वीर साफ होगी 13 मई को। तो क्या लगता है आपको कि ये कुछ इंपैक्ट होगा? क्योंकि कांग्रेस के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्या जेडीएस से गठबंधन कर पाएंगे? क्योंकि अभी कई दल जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए, 17-18 दल। तो वहां एक कड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए चुनौती है कि सरकार में कायम रहना। देखिए, ये तो निश्चित था कि चुनाव की घोषणा होनी थी वहां पर, क्योंकि मई के सेकेंड वीक तक वहां पर नई सरकार का गठन होना लगभग जरूरी हो गया था। तो चुनाव की घोषणा तो होनी थी। अब ये जो नई परिस्थितियां जो पिछले 8-10 दिन के अंदर बनी हैं, उन सबको देखते हुए ऐसी संभावनाएं मान करके चल रहे हैं कि शायद जेडीएस जो है उससे समझौता कांग्रेस का हो जाए। अदरवाइज तो देखिए, जिस तरह के जो हालात बन रहे थे उससे लग नहीं रहा कि कहीं पर भी कि जो बरोबर की पार्टी है, जहाँ पर जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसके लगभग वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो समकक्ष है, तो उनमें समझौते वाली स्थितियाँ कम ही देखने को मिल रही है। क्योंकि अपन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देख चुके हैं, सपा और बसपा और कांग्रेस के बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया, तो ऐसी स्थिति की संभावना लगी। पर अब दूसरे जो राजनीतिक दल जो जुड़े हैं कांग्रेस के साथ इस नई घटनाक्रम के बाद में, हालांकि शिवसेना ने किनारा किया उससे, तो उस स्थिति के अंदर अब सभी लोगों का यह मानना है कि इनको आपस के अंदर समझौता करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज बीजेपी को हराना थोड़ा थोड़ा टेढ़ी खीर होगी, इसलिए ये जरूरी है। बिल्कुल। अब इसमें कहां तक सफल होते हैं और क्या स्थिति रहती है, क्योंकि इनका पहले जो गठबंधन हुआ था वो चल नहीं पाया था, इसलिए वो सारी संभावना, उन सारी परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। क्या स्थितियां थी, कैसे क्या इतना मतभेद हुआ कि इनको आपस के अंदर बिखराव होना पड़ा और फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो वो सारी चीजें देख करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर गठबंधन होता भी है तो एक जनता के सामने चुनौती, पार्टियों के सामने चुनौती ये होगी कि क्या आगे भी जनता इस पर भरोसा करे। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आपके सामने यूं कहें तो साहब हमारी सरकार ही नहीं, हमारे पास में खोने को क्या है। बीजेपी के सामने तो दोहरी चुनौती है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी एकता का, इससे पता लगेगा कि 2024 को लेकर के जो विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहे हैं उसका असर कर्नाटक से पता लग जाएगा। क्योंकि जिन राज्यों में आगे चुनाव होना है वहां तीसरे दल की कोई ताकत बड़ी है नहीं। चाहे राजस्थान में होने वाले हों चुनाव, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां चुनाव होगा वहां बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा। लेकिन कर्नाटक के अंदर
तीसरे दल की ताकत जेडीएस है और वो ताकतवर पार्टी के रूप में है, अपना बराबर का वजूद रखती है, तो एक परीक्षा की घड़ी ये भी होगी कांग्रेस के साथ में। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात है, तो जैसा आज के चुनाव आयोग ने 10 मई 2023 को मतदान की घोषणा कर दी है, तो उसके बाद से ही लगातार हमने जैसे कि 124 प्रत्याशियों की सूची अभी 2-3 दिन पहले जारी कर दी थी। और निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता ने, जहाँ तक कर्नाटक का गौरव की बात है, तो उसको लेकर कर्नाटक के अंदर जो ये 40% कमीशन की ये जो बसवराज बोम्मई की सरकार है, इस सरकार को हटाने का पूरी तरीके से मानस बना लिया है। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में चाहे येदियुरप्पा की बात हो, चाहे डीवी सदानंद गौड़ा की बात हो, चाहे जगदीश शेट्टार की बात हो, और बसवराज बोम्मई को तो जैसे कठपुतली सीएम के रूप में इन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। और आज हालत ये है कि बीजेपी सिटिंग सीएम को भी चेहरा बनाते हुए हिचक रही है। उन्होंने येदियुरप्पा के लड़के को जिस तरीके से राजेंद्र जी पे हाथ रखा। राजेंद्र जी, मेरा छोटा सा सवाल है, देखिए बीजेपी की टेंशन है, वो किसको चेहरा बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि क्या एकजुटता हो पाएगी? आप लोगों के सामने चुनौती है। मैंने योगेंद्र जी इसलिए कहा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था, अमित शाह जी का भी दौरा था। अमित शाह जी इनके कितने बड़े नेता रणनीतिकार हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे होते तो राघवेंद्र को आगे करने का कोई सवाल नहीं उठता था। फिर भी बताऊं मैं आपको, और भ्रष्टाचार के अंदर कर्नाटकों ने आपका, चाहे रेड्डी ब्रदर्स का भ्रष्टाचार हो, चाहे बेल्लारी का भ्रष्टाचार हो, चाहे येदियुरप्पा जी का भ्रष्टाचार हो, ये भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड टूटे हैं। और इस आधार पे आप लोग एक हम एक्चुअली पूरे के पूरे अंदर, आपने चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चाहे मतलब सिद्धारमैया जी और हमारे जो डी के शिव कुमार है, उन लोगों ने साथ मिलकर पूरी तरीके से ताकत के साथ में। सर ये तो आपकी ताकत हो गई जिसका आप कह रहे हो, लेकिन मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद विपक्षी दल एक मंच पर हैं। ये 2000 आज हम जयपुर में बैठ के चर्चा सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आप लोग भी बुद्धिमान लोग हैं, और अच्छा मैं आप लोगों को मानता हूं कि अपने क्षेत्र के अच्छे से आप हो, चाहे राखी जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, सब बहुत अच्छे से सोचते हैं। सिर्फ सोच ये है कि 2024 के जो गठबंधन है उसका एक टेस्ट कहूं, लिटमस टेस्ट कह सकता हूं इसको मैं, कर्नाटक चुनाव से पता लग पाएगा कि हाँ वास्तव में। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि चाहे स्थानीय इश्यूज हैं, चाहे कर्नाटक की बात है, चाहे दिल्ली की बात है, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का अलग क्राइटेरिया है, स्टेट लेवल पे गठबंधन का अलग क्राइटेरिया है। और हाँ, निश्चित रूप से मतलब जनता दल सेकुलर के साथ में अगर होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्रीय स्तर का गठबंधन अलग है, स्टेट लेवल के इश्यूज अलग हैं। और हमने सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, बसवराज बोम्मई की भ्रष्ट सरकार है, उस सरकार को लगातार हर मोर्चे पे घेरा है। जनता वहाँ की परेशान है, और उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से 13 मई को जो मतगणना होगी उसमें आप निश्चित रूप से परिणाम देखेंगे। चलिए राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों के सामने दोहरी चुनौती इस वजह से है कि एक तो विपक्ष एकजुट होता है तो चुनौती होगी, और चुनौती कोई भी राजनीतिक दल ये सोच के चुनाव भी नहीं लड़ता है कि चले मुझे एक दल के रूप में लड़ना है कि दो लोगों से मुकाबला करना है। चुनाव है, लेकिन सरकार में आप लोग हैं, बड़ा राज्य है, और साउथ की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक जुड़ा भी है, और एक बड़ा राज्य है जिसमें आप लोग अपना वजूद कायम रखना चाहेंगे। तो दोहरी चुनौती आप लोगों के सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को किस तरह से काम करती है, किस तरह से 24 घंटा हम लोग लगातार जो 365 दिन काम करते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे छोटे राज्य हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिनके बारे में कहा गया कि छोटे राज्य हैं, वहां पर जीत से पूरे देश के समीकरण नहीं चेंज होंगे, लेकिन फिर भी हम हर छोटे से छोटे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ काम करती है। और कोई भी चुनाव हमारे लिए आसान और कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन काम उतना ही करना है जितना कि हमने ठान रखा है। और इसीलिए जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो अपने विकास के मुद्दों पर जाएगी। जिस तरह से काम किया गया पिछले 5 सालों के अंदर, उन कामों के माध्यम से आज देखिए आपकी देश के अंदर जो एफडीआई आ रहा है उसमें 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्नाटक के अंदर है। यानी सबसे टॉप पर अगर मैं कहूँ कि देश के अंदर एफडीआई कहीं पर आया तो वो कर्नाटक के आया। 10 राज्य अगर मैं पूरे देश के देखूं जिसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वो कर्नाटक राज्य है। तो हमारे राज्य के अंदर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 37,000 करोड़ से ऊपर का बजट इस बार
लोकेट किया है शिवमोगा के अंदर और बेलगावी के अंदर। अभी फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं जो है उनका शिलान्यास किया, उनको स्टार्ट करवाया। तो इस तरह से जब काम होगा तो निश्चित तौर पे वहां के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं ना योगेंद्र जी, ऐसे लोग कहते हैं जो खुद जमानत पे, जो बेल पे रहा है, जिन पे कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट्स खुले हैं, आप जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वहां पर जो भी डिसीजन होगा वो सामने आ जाएगा। और जैसे राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन की आज मैं पढ़ रही थी, लक्षद्वीप के अंदर भी एक एमपी जो है उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको उस पर रोक लग गई, उस पर लोकसभा ने रोक दिया क्योंकि हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। तो वो 30 दिन का जो समय है उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको किसी पे भी विश्वास ही नहीं है। ये एक हठ धर्मिता है, अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। कानून सबके लिए एक है, चाहे युवराज हो चाहे कोई भी हो, लेकिन विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में जाने का उनके पास ऑप्शन है तो उसमें जाना चाहिए। और ये चाहते हैं कि इस विक्टिम कार्ड के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। जनता समझती है इस बात को कि कौन विकास के साथ जाता है। और 2014 का वो समय भी बताना चाहूंगी जब लगातार एक अविश्वास की स्थिति पूरे देश में थी कि भ्रष्टाचार जो है वो लगातार हम देख रहे थे। हर एक भी ऐसा मंत्री नहीं था जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। लेकिन अभी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी जो है वो जनता के लिए काम करते हैं। जनता का विश्वास ही उनका कवच है और उसी कवच के बूते पर हम लोग कर्नाटक में जाएंगे। 224 सीटों से 150 सीटें हम लोग जीत मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं 2024 की मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2000 कर्नाटक अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो 2024 में साफ फतह कर लेगी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे बैरिकेटिंग्स हैं। और हमने देखा भी 2018 में कई राज्यों के अंदर अलग पार्टियों की सरकार बनी और 24 के अंदर केंद्र में अलग सरकार बनी। तो ये कहना मुझे लगता है कि बहुत अलग बात है कि ये उस चुनाव का सेमीफाइनल है। हाँ, लेकिन विपक्ष के लिए सेमीफाइनल एकजुटता का जरूर मैं कह सकता हूं इसको। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? तो ये कह सकते हैं कि 2024 से पहले बीजेपी या कांग्रेस उसकी परीक्षा की तो नहीं कह सकता, लेकिन विपक्ष एकता की परीक्षा कह सकते हैं इसे। इसको आप निश्चित रूप से योगेंद्र जी, इसको विपक्षी एकता की परीक्षा कहा जा सकता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि यदि कर्नाटक के अंदर सब ने अलग अलग लड़ा, क्योंकि वहां पर देखिए 3 बड़े बड़े फैक्टर हो गए, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और तीसरा जनता दल ऐसे हो गया। बिल्कुल, अब जो बड़ी पार्टी के में, बाकी छोटी पार्टियां तो अलग पार्टी को तो एक अलग है स्थिति। अभी ओवैसी जी जा सकते हैं कि मैं तो साउथ का रहने वाला हूं, आऊंगा मेरे तो बिल्कुल एवरेस्ट स्टेट है। हां, केजरीवाल जा सकते हैं। एक एसडीपीआई और एक वहां पार्टी जो कि खड़ी करना चाह रही है। हां, वामपंथियों का भी काफी है, बहुत सारी चीजें। पर देखिए, यदि एक चीज तो बड़ी साफ सी है कि यदि सब विपक्षी पार्टियां नहीं मिलती है, खासतौर से जो प्रमुखता वाली जो पार्टियां हैं, चाहे जेडीएस और कांग्रेस है, वहां पर तब तक ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल भरा है, कठिनाई भरा रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आज राहुल गांधी जी के साथ जो स्थिति कोर्ट वाली हुई है, जो उनकी सदस्यता निलंबन वाली स्थगित सदस्यता हटाई है, उसको लेकर इसमें देखिए कांग्रेस को ये लगता है कि विक्टिम कार्ड खेला जाएगा उनकी तरफ से, ऐसा लगता है कांग्रेस को। क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपना पासा फेंका है ओबीसी के अपमान की। अब उसका जवाब कांग्रेस को देना है, जैसे इनके नेता कह रहे हैं कि सब जिन लोगों पे आरोप लगे कब से ओबीसी में हो गए। और दूसरा, ये लोग अभी जो राखी जी ने भी कहा कि कोर्ट है उनके पास में जाना चाहिए, 1 वीक के आसपास अभी समय हो रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहे। और विक्टिम कार्ड की बात जरूर कही जा रही है। और विक्टिम कार्ड के साथ साथ विपक्ष के कई दल, आम आदमी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, उन लोगों को भी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आ रही है कि हम सब लोग विक्टिम हैं और पीड़ित हैं। इस नाते कभी ईडी, कभी आईटी, कभी कोई, तो उस नाते लगता है कि सबको इस दौर से कब गुजरना पड़े, तो इस कारण से एकजुट हो पाए। एक बड़ा सवाल जो, क्योंकि 17-18 दल, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद में एक मंच पे आए, तो उससे लगता है आपको? नहीं, देखिए इस बारे में तो कांग्रेस को सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम ये मानकर चलेंगे साहब, विक्टिम कार्ड और साथ में मुस्लिम कार्ड जो है, बिल्कुल वो भी एक है, क्योंकि वहां पे आरक्षण से मुस्लिम से जो विड्रॉ किया अभी उसमें। हाँ, इस सब के बावजूद ये निश्चित रूप से मान के चलना पड़ेगा कि जेडीएस जो वोट काटेगी वो उनका नुकसान जो होगा वो कांग्रेस को ही ज्यादा होगा। क्योंकि मुस्लिम मतदाता या तो उस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ओवैसी का कितना असर होगा बहुत मुश्किल है। और जैसे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ही नहीं, हिजाब प्रकरण भी हुआ, वो कर्नाटक में हुआ। अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देखने वाली बात होगी। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। आर्य साहब, ये बहुत सारी चीजें जो हैं उसको लेकर के, और ये भी कहा जा सकता है कि हिंदुत्व कार्ड भी बीजेपी चलेगी वहां पे,
क्योंकि मंसूबे साफ हैं और हिजाब का जो प्रकरण हुआ तो वो वहीं से हुआ था। और ये एक जनता दल एस हो चाहे आप हो, दोनों के सामने चुनौती होगी अगर हिंदुत्व कार्ड को बीजेपी भुना पाती है तो। दूसरा, जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा कि मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि उसको आरक्षण में भी अभी आपने देखा होगा कि उसका डिवीजन करके और जो ओबीसी में मुस्लिम जो आ रहे थे या फिर दलित वर्ग में जो आ रहे थे उनको साइड किया गया है। उसके लेकर के भी आवाज उठ रही है, कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अगर वो विभाजन होता है तो जनता दल एस में जा सकते हैं या आपके पास आएंगे, चलिए बीजेपी को नहीं देंगे वो, लेकिन उससे नुकसान तो आप दोनों का ही होगा। देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही ढंग से इस बात को समझाया कि भाजपा मुस्लिम कार्ड भी खेल सकती है, भाजपा हिजाब को भी ला सकती है, भाजपा ओबीसी को भी ला सकती है, तो लाती है निश्चित रूप से। वो जाति की भी पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की भी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में पिछले दिन में प्रकरण चल चुके हैं। वही बता रहा हूँ जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जिन्होंने शिकायत की थी और मामला दर्ज करवाया था, वो मामला पूर्णेश मोदी जी थे। पूर्णेश मोदी जी खुद आज भी ओबीसी में नहीं है, ठीक है, ना तो ललित मोदी ओबीसी हैं और ना ही नीरव मोदी ओबीसी हैं। अब आप ओबीसी का कार्ड खेल रहे हो, जबकि आपने इसका मतलब है पूरे ओबीसी समुदाय को उन जो भगोड़े हैं या जो देश का खजाना लूट कर भागे उनके साथ में रिलेट कर दिया। तो आपको सोचना चाहिए, आप पूरे समुदाय का वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से चुनाव के अंदर इस तरीके की बातें होती है, या अपना विक्टिम कार्ड तो बीजेपी खेलती है हमेशा, चाहे हिजाब के नाम पे खेले, चाहे 3 तलाक के नाम पे खेले। क्या आज महिलाओं का क्या किया, कश्मीर के अंदर भी स्थिति सबको पता है, सारी स्थितियां हैं। लेकिन आज जो कर्नाटका की हालत है, आपको पता है कर्नाटका में किस तरीके से एक स्थिर सरकार को गिराकर बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके या खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराया, और उसके बाद में वो भी आया कि किस आदमी ने कितने रुपए लिए थे, उसका एक ऑडियो और वो भी वायरल हुआ था। तो आज आप देखिए ये पूरा का पूरा सत्ता में है, सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज अगर कल की विधानसभा की आप कार्रवाई देखेंगे, दिल्ली विधानसभा की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुल के कहा है कि ये कुछ भी अडानी जी का नहीं है, सब कुछ जो कर रहे हैं ये मोदी जी कर रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाए। तो आज तक इस देश इन आरोपों की परीक्षा देश के प्राइम मिनिस्टर पे इतने खुल के आरोप, और जहां तक इनके केंद्र की सरकार में चाहे मंत्री हो, वो भी आज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट घोटाले के अंदर मतलब कितने बड़ा घोटाला खुल रहा है वो सब पूरे देश जानता है, अखबारों के बाद में हम सब लोग जान रहे हैं। तो ये बार बार कहना कि नहीं साहब कोई भ्रष्टाचार नहीं, अरे भाई आप जांच कराओ तब तो पता चले। आप तो विपक्षियों के ऊपर ही ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की जांच करवाते हैं, आप अपने एक आदमी पे जांच करवा लीजिए, पता चलेगा सारे के सारे इतने अखंड डूबे हुए, मतलब आप सर से बाल तक उनके अंदर टोटल भ्रष्ट ही भ्रष्ट नजर आएंगे। तो आज उन लोगों को बिना जांच के आप अपने आप को जो क्लीन चिट देते हो ना, या किसी दूसरे पे आपने सीबीआई जांच करवाई, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई किया, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेता वैसे ही आपने उसके आरोप सारे के सारे वो कर दिए। यही आपके जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर आपके कितने गंभीर आरोप थे, जैसे ही वो आपके साथ शामिल हुए आपने सारे आरोप भुला दिए। जी राजेंद्र जी, के अंदर भी राजेंद्र जी मान लीजिए कि आरोप है सब पे, आप जो कह रहे हैं कि सही मान करके चलते हैं, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जनता की अदालत के बीच आप भी जा रहे हैं और बीजेपी भी जाएगी योगेंद्र जी फैसले, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो कि बीजेपी के पक्ष में वोट जाता है तो आप समझाने में कहीं ना कहीं विपक्ष, आप लोग समझाने में कहीं कमजोर रहे, जनता के जहन में वो बात उतार नहीं पाए। विपक्ष अपनी ताकत से अपना प्रचार करता है, और यहाँ पर एक मीडिया भी पूरा एक परमानेंट विपक्ष के रूप में मीडिया मौजूद रहता है। उन मुद्दों को मीडिया को भी जनता तक पहुंचाना होता है। राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी पे कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि साहब वोट के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई मीडिया को भी जनता को बतानी चाहिए, और जनता को वही चीज गले उतरती है। जैसा आपने देखा होगा 2014 से पहले जिस तरीके से मीडिया ने प्रोएक्टिव होकर अन्ना हजारे के मूवमेंट को दिखाया, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को दिखाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ढाक के 3 पात। आज अगर मीडिया वैसी ही तेजी और तत्परता दिखाए ना, मैं कहता हूं इस देश के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और निश्चित रूप से जनता की अदालत में तो फैसला होता ही है, लेकिन जनता तक वो मुद्दे पहुंचने चाहिए, इसमें मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मीडिया अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। राखी जी, खैर मुद्दे वहां के लोकल कुछ हैं जिन पे कोई यहाँ चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, हम तो उस स्ट्रक्चर पे बात करना चाहते हैं पॉलिटिकल, जिसको लेकर के आम पब्लिक जो इंटरेस्ट रखती है उसी की हम बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि सिर्फ विपक्ष के लिए किया जाता है, और जब दबाए जाएगा कोई जांच ही नहीं होगी तो फिर उसमें निर्णय कैसे हो पाएगा।
देखिए, जांच के लिए अभी अभी राजेंद्र जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मैं तो कहती हूँ, अभी भी चैलेंज करती हूँ कि अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो लाइए, आप एफआईआर दर्ज कराइए अगर आपको लगता है, क्योंकि हर बार क्या होता है, कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है, अगर जीते नहीं तो इलेक्शन कमीशन पे डाउट करेंगे क्रिएट, अगर कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे इशू हो जाएगा। आज मीडिया पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप लोग सही यानी ढंग से काम नहीं कर रहे। योगेंद्र जी, आप अपना इस तरह से क्वेश्चंस उठाना, राजनीतिक पार्टी अपना काम ना करे, अपना जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन ना करें और लगातार दूसरों पे ब्लेम करें, तो ठीक है, खेलिए ब्लेम गेम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे और लगातार करते आ रहे हैं। जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि 2018 की स्थिर सरकार, आप उस स्थिर सरकार के समीकरण बताओ योगेंद्र जी। 224 सीटों में से 104 सीटें बीजेपी की थी, 80 कांग्रेस की, 37 जेडीएस की, और इन्होंने एक जेडीएस, आप देखिए 37 सीटें 224 का 20% भी नहीं होता, उनका मुख्यमंत्री ला करके जनता पे थोपा, और जब 15 सीटों पे बाई इलेक्शंस हुए बाद में, तो 12 सीटों पे बीजेपी जीती, यानी जनता की स्टैंपिंग मिली। आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्थिर सरकार थी? एक ऐसी सरकार जिसमें 37 सीटें 224 में से किसी पार्टी की और उसका मुख्यमंत्री ला करके आप जनता पे थोप दोगे, तो जनता का यही विद्रोह होगा, यही आक्रोश होगा जो कि बाई इलेक्शंस के अंदर नजर आया। तो जहां तक काम की बात है, जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, मुझे लगता नहीं है कि इससे खराब काम कोई और हो सकता है। दूसरा, केजरीवाल जी की बात बड़ा एंडोर्स कर रहे थे आज, तो ये लगता है कि अब केजरीवाल जी की बात, जो अपने मंत्रियों को हमेशा से कौन सा भ्रष्ट, एक ना सुपर भ्रष्ट, क्या शब्द यूज करते हैं, एक वो कि वैसे ईमानदार हैं ये, तो इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के लिए करता है, और उनके घरों से किस तरह का पैसा इन्वॉल्व हुआ, मिला, ये सब देखने की बात है। तो ये स्थिति कांग्रेस की आ गई है कि अब केजरीवाल जी की बात को एंडोर्स करेंगे। मैं बताना चाहूंगी एक डीके शिव कुमार जी की भी बात, 2000 अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, डीके शिव कुमार जी के ऊपर 2018 में पीएमएलए में एक केस दर्ज हुआ और उनके घर से 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का, ज्वेलरी, कैश, ये बरामद हुआ। आप देखिए, जब आज और अभी की बता रही हूं मैं आपको, अभी 2 दिन पहले ही वो 500 के नोट बांटते हुए नजर आए, आज ही न्यूज में चल रहा था। और तो क्या बोल रहे हैं, किसी गाड़ी की छत पे खड़े होकर के और उस पे बांट रहे थे 500 के नोट, और कहते हैं कि हम तो मंदिर में चढ़ा रहे थे। इस तरह से चढ़ाते हैं कभी मंदिर में पैसा। 500 की गड्डियां उड़ाते हुए इनके नेता, जो जिसको आप ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं कर्नाटक के अंदर, और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। छोटा सा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि करप्शन की बात आ रही, आपकी पार्टी के एक विधायक के यहाँ पे 8 करोड़, बेटे के यहाँ पे 8 करोड़ रुपए अभी कहाँ है वो? आपको कहाँ है वो? नहीं, ये बताइए कहाँ है विधायक? वो कहाँ है अभी? वो कहाँ है विधायक? कस्टडी में है, पकड़ लिया गया उन्हें। हाँ, नहीं, वो कस्टडी में, आपको बता दूं, कल ही उनको पकड़ा गया, क्योंकि उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो खारिज हो गई। वो अभी कहाँ है? जेल में है। तो ये होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कितने दिन बाद में, कानून अपनी प्रक्रिया है। देखो, चुनाव के एक दिन पहले, चुनाव के एकदम पहले, डिक्लेयर होने के एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले क्यों? जो प्रक्रिया थी उसके हिसाब से, जो कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस था उस हिसाब से काम किया। और काम, देखो, एक्शन इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल और दूंगी मैं, राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये चीजें कहीं पब्लिक में दिखेंगी नहीं कि एक आदमी के, क्योंकि पैसे हर राजनीतिक दल के पास है, ये कोई कहे कि बिल्कुल हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेनामी है, पैसा कहां से आता है इतना? और वो रुपए लुटाया जाता है पैसे। चुनाव ये कोई दावा नहीं कर सकता कि बिल्कुल हम सही रूट पे चलते हैं और जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है उसके बाहर नहीं जाते। हर राजनीतिक दल निर्दलीय जाते हैं, सब जा रहे हैं, तो ये कोई दावा नहीं कर सकता। अभी बीजेपी के भी एक विधायक के बेटे के पास से पैसा मिला, सारी चीजें मिली, लेकिन कार्रवाई कितने दिन बाद में? देखिए योगेंद्र जी, एक जो दूसरी चीज है ना, जब अभी मैं राजन जी को सुन रहा था, राकेश जी को सुन रहा था, देखिए सवाल है भरोसे का सवाल। जिस तरह से बीपी सिंह जी के टाइम पे है आरोप चले, और फिर उसके बाद में एक साथ एक पूरा माहौल बन गया कि जैसे भ्रष्टाचार, सरकार निकला कुछ नहीं निकला, पर सरकार गिरी। एक फिर एक के बाद में एक छोटी सरकारें देखने को मिली, अपने छोटे टाइम के लिए देखने को मिली। और 2014 के पहले भी काफी इस तरह की चर्चा हुई। तो अब देखिए सवाल ये है कि यदि भ्रष्टाचार है, जैसे कि नबी राजन जी कह रहे हैं, इनकी बात को माना भी जा सकता है, पर जब तक पब्लिक के अंदर ये विश्वास नहीं हो कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तक उसका कोई मायने नहीं रखता। आपके सामने चुनौती है, पब्लिक को कैसे बताओगे? चलिए, अगर ये कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी झूठ का पुलिंदा कर रही है, मैं तो अभी की छोड़ी, अभी के नहीं, ये नेता उस समय कहीं होंगे भी नहीं जिनका भी आप लोग जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह शायद हो सकता है बोफोर्स के टाइम पे कहीं होंगे ही नहीं, उसमें कुछ नहीं निकला। कारगिल युद्ध बोफोर्स की वजह से जीता, लेकिन एक माहौल बनाया गया। तो आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि कोई तो वजह है कि एक्सरसाइज में आप लोगों की में कमी, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कि चर्चा के लिए जो सामग्री होनी चाहिए जनता, ताकि भरोसा कर सके, जनता गले पे उतरे। मैंने यही कहा कि आप ये बात कह रहे हैं, चलिए आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, आप तमाम नेताओं पे मान लेते हैं
कि आपके इस प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन जनता कैसे स्वीकार करेगी? जनता के पास आपको बताना तो होगा कि हाँ, कह देने भर से नहीं, क्योंकि आज आईटी का युग है साहब, हर चीज पब्लिक डोमेन में जाती है। आपको बताना होगा कि हाँ देखिए इस तरह से करप्शन है और इन लोगों का आरोप जो हम लगा रहे हैं वो ये उसके फैक्ट्स हैं। अभी राखी जी ने कहा क्या बताए तो सही। नहीं बता रहे हैं ना। देखो योगेंद्र जी, जहां तक बात है तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है, जेपीसी की मांग कर रहा है। इस जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है, इसके इतिहास के अंदर पहली दफा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी ने संसद, लोकसभा या राज्यसभा नहीं चलने दी। लगातार 12वें दिन भी उनको स्थगित किया गया। तो आज आप देखिए जेपीसी की मांग है। जेपीसी की मांग कोई अनूठी मांग नहीं है, हमेशा से होता रहा है। जब भी किसी की मामले, चाहे पुराने बोफोर्स के मामले देख लो और भी कोलगेट, ये वो जितने भी आरोप थे, उन सब के ऊपर जेपीसीयां गठित हुई। और जेपीसी के अंदर चूंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद है, 303 सांसद है। अरे भाई जेपीसी में आप ही के तो मेंबर ज्यादा होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि आप बंद लिफाफे मत दीजिए, आप तो हमें खुल के दीजिए। और आप एक आदमी के साथ में जितने तरीके के आरोप लग रहे हैं, देखिए व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने की बात नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी का भी दुर्भावना नहीं हो सकती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ में अगर किसी व्यक्ति के साथ नाम जुड़ता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल को वर्ड्स एंडोर्स करने की बात है, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बातें पिछले 8 सालों से लगातार कह रहे हैं, वो बातें अरविंद केजरीवाल एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये विपक्ष की मतलब कॉमन जो स्ट्रेटजी है उसका पार्ट है, क्योंकि उनको भी अब लगने लगा जो उनकी गोदी में खेला करते थे वही लोग आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, समय कम है क्योंकि आप अडानी की बात करेंगे, फिर नहीं, अभी राखी जी कहेंगे कि जिन राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकार वहां भी तो अडानी काम कर रहे हैं, फिर वहां क्या होगा? चलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं सर देखिए सिर्फ इस पे बात करना चाह रहा था, बीजेपी क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर के। हम सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ हम उस पॉलिटिकल जो सिनेरियो उस पे बात करना चाह रहे थे, उस स्ट्रक्चर पे बात करना चाह रहे थे कि क्या वास्तव में कर्नाटक चुनाव में विपक्ष एकजुट हो पाएगा। सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्ष के सामने यही होगी, क्योंकि दो दल अगर ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, फिर सीएम कौन होगा, ये अगर बड़प्पन दिखाता है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि मोदी को घेरने के लिए अब इनकी कवायद चल पड़ी है और वही बिखराव रहेगा। तो 2024 का लिटमस टेस्ट में इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन गठबंधन का लिटमस टेस्ट जरूर मैं इसे कह सकता हूं। ये कोई नहीं कह सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो अब ये कहा जा सके कि देखिए साहब वहां पे 2024 में मोदी नहीं आ पाएंगे। ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राज्यों का असर हम देख चुके हैं। कई राज्यों में सरकार विपक्षियों की बनी, लेकिन सरकार वहां पे 2019 के अंदर बनी। विपक्ष एकजुटता का एक आधार जरूर देखा जाएगा इसमें, एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं और वास्तव में लंबाई पैमाना चलता है कि हाँ ठीक है चुनाव इसी तरह से लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही चलेगा। फिर ये आप लोग अपनी बात कहते रहिए, बीजेपी अपनी बात मुस्कुराहट के साथ कहती रहेगी, ये सब चलता रहेगा राजेंद्र जी दौर। इस वजह से मैंने ये चर्चा करना लाजमी समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार जिंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव का ऐलान। चुनाव ऐसे वक्त जब देश में सियासी पारा चढ़ा हो दिल्ली में, और इस चुनाव पर उस पारे का असर साफ दिखाई देगा। मैं गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मई में चुनाव और उसी वक्त रिजल्ट, एक चरण में मतदान होगा, 10 को मतदान, 13 को परिणाम। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के संसदीय जाने की, और उसके बाद से विपक्षी दल एकजुट, हंगामा, क्या असर पड़ेगा कर्नाटक चुनाव पे? दो बातें होंगी, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा पे सवाल खड़े किए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना स्टेट ही नहीं बचा पाए, तो क्या अब खड़गे कांग्रेस को ला पाएंगे? एक ये बड़ी बात होगी। उसके अलावा साउथ की अगर हम बात करें तो एक बड़ा स्टेट कर्नाटक, जिसमें बीजेपी विपक्षी दलों की तरह अपनी भूमिका रखती है, सत्ता में है। अन्य राज्यों में जिस तरह का प्रभाव होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो। लेकिन यहां बीजेपी का अपना प्रभाव है, वर्चस्व है, सरकार बना रही है, सरकार में अभी कायम है। तो दो चुनौतियां होंगी बीजेपी के पास में भी, सत्ता की वापसी और क्या किसी तरह के बिखराव, और जो कुछ रिस्क अभी लिए हैं पिछले दिनों, उसका कोई असर पड़ पाएगा? क्योंकि यह जो चुनाव होगा येदियुरप्पा रहेंगे, लेकिन चेहरा नहीं होंगे। चेहरा सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं वही रहेंगे। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि हम चर्चा जयपुर में कर रहे हैं, लेकिन हम उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाह रहे हैं कि जिसमें हम यूं कहें कि असर कितना पड़ेगा उस पर। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजेंद्र शर्मा साहब हैं, विश्लेषक। राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे वक्त कर्नाटक चुनाव का ऐलान हुआ है जब देश में सियासत अलग तरह की चल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद में ये चुनाव होना है। चुनाव को उससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये तो डिक्लेयर होना ही था, और 25 मई से पहले वहां पे विधानसभा का गठन होना है, शायद जो जानकारी है। तो 10 मई को चुनाव मतदान होगा और 13 को काउंटिंग हो जाएगी। वहां पे किसकी सरकार बनेगी ये तस्वीर साफ होगी 13 मई को। तो क्या लगता है आपको कि ये कुछ इंपैक्ट होगा? क्योंकि कांग्रेस के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्या जेडीएस से गठबंधन कर पाएंगे? क्योंकि अभी कई दल जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए, 17-18 दल, तो वहां एक कड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि सरकार में कायम रहना। देखिए, ये तो निश्चित था कि चुनाव की घोषणा होनी थी वहाँ पर, क्योंकि मई के सेकेंड वीक तक वहाँ पर नई सरकार का गठन होना लगभग जरूरी हो गया था। तो चुनाव की घोषणा तो होनी थी। अब ये जो नई परिस्थितियां जो पिछले 8-10 दिन के अंदर बनी हैं, उन सबको देखते हुए ऐसी संभावनाएं मान करके चल रहे हैं कि शायद जेडीएस जो है उससे समझौता कांग्रेस का हो जाए। अदरवाइज तो देखिए, जिस तरह के जो हालात बन रहे थे उससे लग नहीं रहा कि कहीं पर भी कि जो बरोबर की पार्टी है, जहाँ पर जैसे कांग्रेस पार्टी, उसके लगभग वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो समकक्ष है, तो उनमें समझौते वाली स्थितियाँ कम ही देखने को मिल रही है। क्योंकि अपन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देख चुके हैं, सपा और बसपा और कांग्रेस के बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया, तो ऐसी स्थिति की संभावना लगी। पर अब दूसरे जो राजनीतिक दल जो जुड़े हैं कांग्रेस के साथ इस नई घटनाक्रम के बाद में, हालांकि शिवसेना ने किनारा किया उससे, तो उस स्थिति के अंदर अब सभी लोगों का यह मानना है कि इनको आपस के अंदर समझौता करके ही आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज बीजेपी को हराना थोड़ा टेढ़ी खीर होगी। इसलिए ये जरूरी है। बिल्कुल। अब इसमें कहां तक सफल होते हैं और क्या स्थिति रहती है, क्योंकि इनका पहले जो गठबंधन हुआ था वो चल नहीं पाया था, इसलिए वो सारी संभावना, उन सारी परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। क्या स्थितियां थी, कैसे क्या इतना मतभेद हुआ कि इनको आपस के अंदर बिखरा होना पड़ा और फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो वो सारी चीजें देख करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर गठबंधन होता भी है तो एक जनता के सामने चुनौती, पार्टियों के सामने चुनौती ये होगी कि क्या आगे भी जनता इस पर भरोसा करे। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आपके सामने यूं कहें तो सब हमारी सरकार ही ने, हमारे पास में खोने को क्या है। बीजेपी के सामने तो दोहरी चुनौती है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी एकता का, इससे पता लगेगा कि 2024 को लेकर के जो विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहे हैं उसका असर कर्नाटक से पता लग जाएगा। क्योंकि जिन राज्यों में आगे चुनाव होना है वहां तीसरे दल की कोई ताकत बड़ी है नहीं। चाहे राजस्थान में होने वाले हों चुनाव, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां चुनाव होगा वहां बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा। लेकिन कर्नाटक के अंदर
तीसरे दल की ताकत जेडीएस है और वो ताकतवर पार्टी के रूप में अपना बराबर का वजूद रखती है, तो एक परीक्षा की घड़ी ये भी होगी कांग्रेस के साथ में। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात है, तो जैसा आज के चुनाव आयोग ने 10 मई 2023 को मतदान की घोषणा कर दी है, तो उसके बाद से ही लगातार हमने जैसे कि 124 प्रत्याशियों की सूची अभी 2-3 दिन पहले जारी कर दी थी। और निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता ने, जहाँ तक कर्नाटक का गौरव की बात है, तो उसको लेकर कर्नाटक के अंदर जो ये 40% कमीशन की ये जो बसवराज बोम्मई की सरकार है, इस सरकार को हटाने का पूरी तरीके से मानस बना लिया है। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में चाहे येदियुरप्पा की बात हो, चाहे डीवी सदानंद गौड़ा की बात हो, चाहे जगदीश शेट्टार की बात हो, और बसवराज बोम्मई को तो जैसे कठपुतली सीएम के रूप में इन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। और आज हालत ये है कि बीजेपी सिटिंग सीएम को भी चेहरा बनाते हुए हिचक रही है। उन्होंने येदियुरप्पा के लड़के को जिस तरीके से राजेंद्र जी पे हाथ रखा। राजेंद्र जी, मेरा छोटा सा सवाल है, देखिए बीजेपी की टेंशन है, वो किसको चेहरा बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि क्या एकजुटता हो पाएगी, आप लोगों के सामने चुनौती है। मैंने योगेंद्र जी इसलिए कहा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था, अमित शाह जी का भी दौरा था। अमित शाह जी इनके कितने बड़े नेता रणनीतिकार हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे होते तो राघवेंद्र को आगे करने का कोई सवाल नहीं उठता था। फिर भी बताऊं मैं आपको, और भ्रष्टाचार के अंदर कर्नाटकों ने आपका, चाहे रेड्डी ब्रदर्स का भ्रष्टाचार हो, चाहे बेल्लारी का भ्रष्टाचार हो, चाहे येदियुरप्पा जी का भ्रष्टाचार हो, ये भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड टूटे हैं। और तो इस आधार पे आप लोग एक हम एक्चुअली पूरे के पूरे अंदर, आपने चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चाहे मतलब सिद्धारमैया जी और हमारे जो डी के शिव कुमार है, उन लोगों ने साथ मिलकर पूरी तरीके से ताकत के साथ में। सर ये तो आपकी ताकत हो गई जिसका आप कह रहे हो, लेकिन मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद विपक्षी दल एक मंच पर हैं। ये 2000 आज हम जयपुर में बैठ के चर्चा सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आप लोग भी बुद्धिमान लोग हैं, और अच्छा मैं आप लोगों को मानता हूं कि अपने क्षेत्र के अच्छे से आप हो, चाहे राखी जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, सब बहुत अच्छे से सोचते हैं। सिर्फ सोच ये है कि 2024 के जो गठबंधन है उसका एक टेस्ट कहूं, लिटमस टेस्ट कह सकता हूं इसको मैं, कर्नाटक चुनाव से पता लग पाएगा कि हाँ वास्तव में। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि चाहे स्थानीय इश्यूज हैं, चाहे कर्नाटक की बात है, चाहे दिल्ली की बात है, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का अलग क्राइटेरिया है, स्टेट लेवल पे गठबंधन का अलग क्राइटेरिया है। और हाँ, निश्चित रूप से मतलब जनता दल सेकुलर के साथ में अगर होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्रीय स्तर का गठबंधन अलग है, स्टेट लेवल के इश्यूज अलग हैं। और हमने सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, बसवराज बोम्मई की भ्रष्ट सरकार, उस सरकार को लगातार हर मोर्चे पे घेरा है। जनता वहाँ की परेशान है और उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से 13 मई को जो मतगणना होगी उसमें आप निश्चित रूप से परिणाम देखेंगे। चलिए राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों के सामने दोहरी चुनौती इस वजह से है कि एक तो विपक्ष एकजुट होता है तो चुनौती होगी, और चुनौती कोई भी राजनीतिक दल ये सोच के चुनाव भी नहीं लड़ता है कि चले मुझे एक दल के रूप में लड़ना है कि दो लोगों से मुकाबला करना है। चुनाव है, लेकिन सरकार में आप लोग हैं, बड़ा राज्य है, और साउथ की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक जुड़ा भी है, और एक बड़ा राज्य है जिसमें आप लोग अपना वजूद कायम रखना चाहेंगे। तो दोहरी चुनौती आप लोगों के सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को किस तरह से काम करती है, किस तरह से 24 घंटा हम लोग लगातार जो है 365 दिन काम करते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे छोटे राज्य हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिनके बारे में कहा गया कि छोटे राज्य हैं, वहां पर जीत से पूरे देश के समीकरण नहीं चेंज होंगे, लेकिन फिर भी हम हर छोटे से छोटे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ काम करती है। और कोई भी चुनाव हमारे लिए आसान और कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन काम उतना ही करना है जितना कि हमने ठान रखा है। और इसीलिए जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो अपने विकास के मुद्दों पर जाएगी। जिस तरह से काम किया गया पिछले 5 सालों के अंदर, उन कामों के माध्यम से आज देखिए आपकी देश के अंदर जो FDI आ रहा है उसमें 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्नाटक के अंदर है। यानी सबसे टॉप अगर मैं कहूँ कि देश के अंदर FDI कहीं पर आया तो वो कर्नाटक के आया। 10 राज्य अगर मैं पूरे देश के देखूं जिसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वो कर्नाटक राज्य है। तो हमारे राज्य के अंदर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 37,000 करोड़ से ऊपर का बजट इस बार अलोकेट किया है शिवमोगा के अंदर और बेलगावी के अंदर। अभी फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं जो है उनका शिलान्यास किया, उनको स्टार्ट करवाया। तो
तो इस तरह से जब काम होगा तो निश्चित तौर पे वहां के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं ना योगेंद्र जी, ऐसे लोग कहते हैं जो खुद जमानत पे, जो बेल पे रहा है, जिन पे कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट्स खुले हैं, आप जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वहां पर जो भी डिसीजन होगा वो सामने आ जाएगा। और जैसे राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन की आज मैं पढ़ रही थी, लक्षद्वीप के अंदर भी एक एमपी जो है उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको, उस पर रोक लग गई, उस पर लोकसभा ने रोक दिया क्योंकि हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। तो वो 30 दिन का जो समय है उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं, इनको किसी पे भी विश्वास ही नहीं है। ये एक हठधर्मिता है, अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, कानून सबके लिए एक है, चाहे युवराज हो चाहे कोई भी हो, लेकिन विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में जाने का उनके पास ऑप्शन है तो उसमें जाना चाहिए। और ये चाहते हैं कि इस विक्टिम कार्ड के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। जनता समझती है इस बात को कि कौन विकास के साथ जाता है। और 2014 का वो समय भी बताना चाहूंगी जब लगातार एक अविश्वास की स्थिति पूरे देश में थी कि भ्रष्टाचार जो है वो लगातार हम देख रहे थे, हर एक भी ऐसा मंत्री नहीं था जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। लेकिन अभी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी जो है वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता का विश्वास ही उनका कवच है। और उसी कवच के बूते पर हम लोग कर्नाटक में जाएंगे। 224 सीटों से 150 सीटें हम लोग जीत मैं कर वापस आएंगे। लौटूंगा आपके पास में। मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं 2024 की, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2000 कर्नाटक अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो 2024 में साफ फतह कर लेगी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे बैरिकेटिंग्स हैं। और हमने देखा भी 2018 में कई राज्यों के अंदर अलग पार्टियों की सरकार बनी और 24 के अंदर केंद्र में अलग सरकार बनी। तो ये कहना मुझे लगता है कि बहुत अलग बात है कि ये उस चुनाव का सेमीफाइनल है। हाँ, लेकिन विपक्ष के लिए सेमीफाइनल एकजुटता का जरूर मैं कह सकता हूं इसको। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? तो ये कह सकते हैं कि 2024 से पहले बीजेपी या कांग्रेस उसकी परीक्षा की तो नहीं कह सकता, लेकिन विपक्ष एकता की परीक्षा कह सकते हैं इसे। इसको आप निश्चित रूप से योगेंद्र जी, इसको विपक्षी एकता की परीक्षा कहा जा सकता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि यदि कर्नाटक के अंदर सब ने अलग अलग लड़ा, क्योंकि वहां पर देखिए 3 बड़े बड़े फैक्टर हो गए, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और तीसरा जनता दल ऐसा हो गया। बिल्कुल, जो बड़ी पार्टी के रूप में, बाकी छोटी पार्टियां तो अलग पार्टी को तो एक अलग है स्थिति। अभी ओवैसी जी जा सकते हैं कि मैं तो साउथ का रहने वाला हूं, आऊंगा मेरे तो बिल्कुल केजरीवाल एवरेस्ट स्टेट है। हाँ, केजरीवाल और भी जा सकते हैं। एक एसडीपीआई और एक वहाँ पार्टी जो कि खड़ी करना चाह रही है। वामपंथियों हाँ, वामपंथियों का भी काफी है वहाँ बहुत पे। सारी चीजें। पर देखिए, यदि एक चीज तो बड़ी साफ सी है कि यदि सब विपक्षी पार्टियां नहीं मिलती है, खासतौर से जो प्रमुखता वाली जो पार्टियां हैं, चाहे जेडीएस और कांग्रेस है, वहां पर तब तक ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल भरा है, कठिनाई भरा रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आज राहुल गांधी जी के साथ जो स्थिति कोर्ट वाली हुई है, जो उनकी सदस्यता निलंबन वाली स्थिति, स्थगित सदस्यता हटाई है, उसको लेकर इसमें देखिए कांग्रेस को ये लगता है कि विक्टिम कार्ड खेला जाएगा उनकी तरफ से, ऐसा लगता है कांग्रेस को। क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपना पासा फेंका है ओबीसी के अपमान की। अब उसका जवाब कांग्रेस को देना है, जैसे इनके नेता कह रहे हैं कि साहब जिन लोगों पे आरोप लगे कब से ओबीसी में हो गए। और दूसरा, ये लोग अभी, जो राखी जी ने भी कहा कि कोर्ट है उनके पास में जाना चाहिए, 1 वीक के आसपास अभी समय हो रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहे। और विक्टिम कार्ड की बात जरूर कही जा रही है। और विक्टिम कार्ड के साथ साथ विपक्ष के कई दल, आम आदमी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, उन लोगों को भी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आ रही है कि हम सब लोग विक्टिम हैं और पीड़ित हैं इस नाते, कभी ईडी, कभी आईटी, कभी कोई, तो उस नाते लगता है कि सबको इस दौर से कब गुजरना पड़े, तो इस कारण से एकजुट हो पाए। एक बड़ा सवाल जो, क्योंकि 17-18 दल, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद में एक मंच पे आए, तो उससे लगता है आपको? नहीं, देखिए इस बारे में तो कांग्रेस को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम ये मानकर चलेंगे साहब विक्टिम कार्ड और साथ में मुस्लिम कार्ड जो है, बिल्कुल वो भी एक है, क्योंकि वहां पे आरक्षण से मुस्लिम से जो विड्रॉ किया अभी उसमें। हाँ, इस सब के बावजूद ये निश्चित रूप से मान के चलना पड़ेगा कि जेडीएस जो वोट काटेगी वो उनका नुकसान जो होगा वो कांग्रेस को ही ज्यादा होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता या तो उस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ओवैसी का कितना असर होगा बहुत मुश्किल है। और जैसे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ही नहीं, हिजाब प्रकरण भी हुआ, वो कर्नाटक में हुआ। अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देखने वाली बात होगी। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। आर्य साहब, ये बहुत सारी चीजें जो हैं उसको लेकर के, और ये भी कहा जा सकता है कि हिंदुत्व कार्ड भी बीजेपी चलेगी वहां पे, क्योंकि मनसूबे साफ हैं। और हिजाब का जो प्रकरण हुआ तो वो वहीं से हुआ था। और ये एक जनता दल ऐसा हो चाहे आप हो,
दोनों के सामने चुनौती होगी अगर हिंदुत्व कार्ड को बीजेपी भुना पाती है तो। दूसरा, जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा कि मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि उसको आरक्षण में भी अभी आपने देखा होगा कि उसका डिवीजन करके और जो ओबीसी में मुस्लिम जो आ रहे थे या फिर दलित वर्ग में जो आ रहे थे उनको साइड किया गया है, उसके लेकर के भी आवाज उठ रही है, कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अगर वो विभाजन होता है तो जनता दल एस में जा सकते हैं या आपके पास आएंगे, चलिए बीजेपी को नहीं देंगे वो, लेकिन उससे नुकसान तो आप दोनों का ही होगा। देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही ढंग से इस बात को समझाया कि भाजपा मुस्लिम कार्ड भी खेल सकती है, भाजपा हिजाब को भी ला सकती है, भाजपा ओबीसी को भी ला सकती है, तो लाती है निश्चित रूप से। वो जाति की भी पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की भी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में पिछले दिनों में प्रकरण चल चुके हैं। वही बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जिन्होंने शिकायत की थी और मामला दर्ज करवाया था, वो मामला पूर्णेश मोदी जी थे। पूर्णेश मोदी जी खुद आज भी ओबीसी में नहीं है, ठीक है, ना तो ललित मोदी ओबीसी हैं और ना ही नीरव मोदी ओबीसी हैं। अब आप ओबीसी का कार्ड खेल रहे हो, जबकि आपने, इसका मतलब है पूरे ओबीसी समुदाय को उन जो भगोड़े हैं या जो देश का खजाना लूट कर भागे उनके साथ में रिलेट कर दिया। तो आपको सोचना चाहिए, आप पूरे समुदाय का वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से चुनाव के अंदर इस तरीके की बातें होती है, या अपना विक्टिम कार्ड तो बीजेपी खेलती है हमेशा, चाहे हिजाब के नाम पे खेलें, चाहे 3 तलाक के नाम पे खेलें। किया क्या आज महिलाओं का क्या किया, कश्मीर के अंदर भी स्थिति सबको पता है, सारी स्थितियां हैं। लेकिन आज जो कर्नाटका की हालत है, आपको पता है कर्नाटका में किस तरीके से एक स्थिर सरकार को गिराकर बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके या खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिरा, और उसके बाद में वो भी आया कि किस आदमी ने कितने रुपए लिए थे, उसका एक ऑडियो और वो भी वायरल हुआ था। तो आज अब देखिए ये पूरा का पूरा सत्ता में है, सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज अगर कल की विधानसभा की आप कार्रवाई देखेंगे, दिल्ली विधानसभा की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुल के कहा है कि ये कुछ भी अडानी जी का नहीं है, सब कुछ जो कर रहे हैं ये मोदी जी कर रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाए। तो आज तक इस देश इन आरोपों की परीक्षा देश के प्राइम मिनिस्टर पे इतने खुल के आरोप, और जहां तक इनके केंद्र की सरकार में चाहे मंत्री हो, वो भी आज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट घोटाले के अंदर मतलब कितने बड़ा घोटाला खुल रहा है वो सब पूरी देश जानता है, अखबारों के बाद में हम सब लोग जान रहे हैं। तो ये बार बार कहना कि नहीं साहब कोई भ्रष्टाचार नहीं, अरे भाई आप जांच कराओ तब तो पता चले। आप तो विपक्षियों के ऊपर ही ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की जांच करवाते हैं, आप अपने एक आदमी पे जांच करवा लीजिए, पता चलेगा सारे के सारे इतने अखंड डूबे हुए, मतलब आप सर से बाल तक उनके अंदर टोटल भ्रष्ट ही भ्रष्ट नजर आएंगे। तो आज उन लोगों को बिना जांच के आप अपने आप को जो क्लीन चिट देते हो ना, या किसी दूसरे पे आपने सीबीआई जांच करवाई, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई की, और जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेता वैसे ही आपने उसके आरोप सारे के सारे वो कर दिए। यही आपके जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर आपके कितने गंभीर आरोप थे, जैसे ही वो आपके साथ शामिल हुए आपने सारे आरोप भुला दिए। जी राजेंद्र जी, राजेंद्र जी मान लीजिए कि आरोप है सब पे, आप जो कह रहे हैं कि सही मान करके चलते हैं, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जनता की अदालत के बीच आप भी जा रहे हैं और बीजेपी भी जाएगी योगेंद्र जी फैसले, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो कि बीजेपी के पक्ष में वोट जाता है तो आप समझाने में कहीं ना कहीं विपक्ष, आप लोग समझाने में कहीं कमजोर रहे, जनता के जहन में वो बात उतार नहीं पाए। विपक्ष अपनी ताकत से अपना प्रचार करता है, और यहाँ पर एक मीडिया भी पूरा एक परमानेंट विपक्ष के रूप में मीडिया मौजूद रहता है। उन मुद्दों को मीडिया को भी जनता तक पहुंचाना होता है। राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी पे कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि साहब वोट के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई मीडिया को भी जनता को बतानी चाहिए, और जनता को वही चीज गले उतरती है। जैसा आपने देखा होगा 2014 से पहले जिस तरीके से मीडिया ने प्रोएक्टिव होके अन्ना हजारे के मूवमेंट को दिखाया, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को दिखाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ढाक के 3 पात। आज अगर मीडिया वैसी ही तेजी और तत्परता दिखाए ना, मैं कहता हूं इस देश के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और निश्चित रूप से जनता की अदालत में तो फैसला होता ही है, लेकिन जनता तक वो मुद्दे पहुंचने चाहिए, इसमें मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मीडिया अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। राखी जी, खैर मुद्दे वहां के लोकल कुछ हैं जिन पे कोई यहाँ चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, हम तो उस स्ट्रक्चर पे बात करना चाहते हैं पॉलिटिकल, जिसको लेकर के पब्लिक, आम पब्लिक जो इंटरेस्ट रखती है उसी की हम बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि सिर्फ विपक्ष के लिए किया जाता है, और जब दबाए जाएगा, कोई जांच ही नहीं होगी तो फिर उसमें निर्णय कैसे हो पाएगा? देखिए, जांच के लिए अभी राजेंद्र जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मैं तो कहती हूँ, अभी भी चैलेंज करती हूँ कि अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो लाइए, आप एफआईआर दर्ज कराइए अगर आपको लगता है, क्योंकि हर बार क्या होता है, कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है, अगर जीते नहीं तो इलेक्शन कमीशन पे डाउट करेंगे क्रिएट, अगर कोर्ट से नहीं
तो सुप्रीम कोर्ट पे इशू हो जाएगा। आज मीडिया पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप लोग सही यानी ढंग से काम नहीं कर रहे। योगेंद्र जी, आप अपना इस तरह से क्वेश्चंस उठाना, राजनीतिक पार्टी अपना काम ना करे, अपना जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन ना करें और लगातार दूसरों पे ब्लेम करें, तो ठीक है, खेलिए ब्लेम गेम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे और लगातार करते आ रहे हैं। जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि 2018 की स्थिर सरकार, आप उस स्थिर सरकार के समीकरण बताओ योगेंद्र जी। 224 सीटों में से 104 सीटें बीजेपी की थी, 80 कांग्रेस की, 37 जेडीएस की, और इन्होंने एक जेडीएस, आप देखिए 37 सीटें 224 का 20% भी नहीं होता, उनका मुख्यमंत्री ला करके जनता पे थोपा, और जब 15 सीटों पे बाई इलेक्शंस हुए बाद में, तो 12 सीटों पे बीजेपी जीती, यानी जनता की स्टैंपिंग मिली। आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्थिर सरकार थी? एक ऐसी सरकार जिसमें 37 सीटें 224 में से किसी पार्टी की और उसका मुख्यमंत्री ला करके आप जनता पे थोप दोगे, तो जनता का यही विद्रोह होगा, यही आक्रोश होगा जो कि बाई इलेक्शंस के अंदर नजर आया। तो जहां तक काम की बात है, जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, मुझे लगता नहीं है कि इससे खराब काम कोई और हो सकता है। दूसरा, केजरीवाल जी की बात बड़ा एंडोर्स कर रहे थे आज, तो ये लगता है कि अब केजरीवाल जी की बात, जो अपने मंत्रियों को हमेशा से कौन सा भ्रष्ट, एक ना सुपर भ्रष्ट, क्या शब्द यूज करते हैं, एक वो कि वैसे ईमानदार हैं ये, तो इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के लिए करता है, और उनके घरों से किस तरह का पैसा इन्वॉल्व हुआ, मिला, ये सब देखने की बात है। तो ये स्थिति कांग्रेस की आ गई है कि अब केजरीवाल जी की बात को एंडोर्स करेंगे। मैं बताना चाहूंगी एक डीके शिव कुमार जी की भी बात, 2000 अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, डीके शिव कुमार जी के ऊपर 2018 में पीएमएलए में एक केस दर्ज हुआ और उनके घर से 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का, ज्वेलरी, कैश, ये बरामद हुआ। आप देखिए, जब आज और अभी की बता रही हूं मैं आपको, अभी 2 दिन पहले ही वो 500 के नोट बांटते हुए नजर आए, आज ही न्यूज में चल रहा था। और तो क्या बोल रहे हैं, किसी गाड़ी की छत पे खड़े होकर के और उस पे बांट रहे थे 500 के नोट, और कहते हैं कि हम तो मंदिर में चढ़ा रहे थे। इस तरह से चढ़ाते हैं कभी मंदिर में पैसा। 500 की गड्डियां उड़ाते हुए इनके नेता, जो जिसको आप ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं कर्नाटक के अंदर, और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। छोटा सा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि करप्शन की बात आ रही, आपकी पार्टी के एक विधायक के यहाँ पे 8 करोड़, बेटे के यहाँ पे 8 करोड़ रुपए, अभी कहाँ है वो? आपको कहाँ है वो? नहीं, ये बताइए कहाँ है विधायक? वो कहाँ है अभी? वो कहाँ है विधायक? कस्टडी में है, पकड़ लिया गया उन्हें। हाँ, नहीं, वो कस्टडी में, आपको बता दूं, कल ही उनको पकड़ा गया, क्योंकि उनकी एंटिसिपेटरी बेल जो है वो खारिज हो गई। वो अभी कहाँ है? जेल में है। तो ये होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कार्रवाई कितने दिन बाद में, कानून अपनी प्रक्रिया है। देखो चुनाव के एक दिन पहले, चुनाव के एकदम पहले, डिक्लेयर होने के एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले क्यों? जो प्रक्रिया थी उसके हिसाब से, जो कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस था उस हिसाब से काम किया। और काम, देखो, एक्शन इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल और दूंगी मैं, राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये चीजें कहीं पब्लिक में दिखेंगी नहीं कि एक आदमी के, क्योंकि पैसे हर राजनीतिक दल के पास है। ये कोई कहे कि बिल्कुल हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेनामी है, पैसा कहां से आता है इतना? और वो रुपए लुटाया जाता है पैसे चुनाव में। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि बिल्कुल हम सही रूट पे चलते हैं और जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है उसके बाहर नहीं जाते। हर राजनीतिक दल निर्दलीय जाते हैं, सब जा रहे हैं, तो ये कोई दावा नहीं कर सकता। अभी बीजेपी के भी एक विधायक के बेटे के पास से पैसा मिला, सारी चीजें मिली, लेकिन कार्रवाई कितने दिन बाद में? देखिए योगेंद्र जी, एक जो दूसरी चीज है ना, जब अभी मैं राजन जी को सुन रहा था, राकेश जी को सुन रहा था, देखिए सवाल है भरोसे का सवाल। जिस तरह से बीपी सिंह जी के टाइम पे है आरोप चले, और फिर उसके बाद में एक साथ एक पूरा माहौल बन गया कि जैसे भ्रष्टाचार, सरकार, निकला कुछ नहीं निकला, पर सरकार गिरी। फिर एक के बाद में एक छोटी छोटी सरकारें देखने को मिली, अपने छोटे छोटे टाइम के लिए देखने को मिली। और 2014 के पहले भी काफी इस तरह की चर्चा हुई। तो अब देखिए सवाल ये है कि यदि भ्रष्टाचार है, जैसे कि अभी राजन जी कह रहे हैं, इनकी बात को माना भी जा सकता है, पर जब तक पब्लिक के अंदर ये विश्वास नहीं हो कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तक उसका कोई मायने नहीं रखता। आपके सामने माहौल बनाना पड़ेगा, आपको पब्लिक को कैसे बताओगे? चलिए, अगर ये कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी झूठ का पुलिंदा कर रही है, मैं तो अभी की छोड़ी, अभी के नहीं, ये नेता उस समय कहीं होंगे भी नहीं जिनका भी आप लोग जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह शायद हो सकता है बोफोर्स के टाइम पे कहीं होंगे ही नहीं, उसमें कुछ नहीं निकला। कारगिल युद्ध बोफोर्स की वजह से जीता, लेकिन एक माहौल बनाया गया। तो आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि कोई तो वजह है कि एक्सरसाइज में आप लोगों की में कमी, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कि चर्चा के लिए जो सामग्री होनी चाहिए जनता, ताकि भरोसा कर सके, जनता गले पे उतरे। मैंने यही कहा कि आप ये बात कह रहे हैं, चलिए आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, आप तमाम नेताओं पे मान लेते हैं कि आपके इस प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन जनता कैसे स्वीकार करेगी? जनता के पास आपको बताना तो होगा कि हाँ, कह देने भर से नहीं, क्योंकि आज आईटी का युग है साहब, हर चीज पब्लिक डोमेन में जाती है। आपको बताना होगा कि हाँ देखिए इस तरह से करप्शन है और इन लोगों का आरोप जो हम लगा रहे हैं वो ये उसके फैक्ट्स हैं।
अभी राखी जी ने कहा क्या बताए तो सही। नहीं बता रहे हैं ना। देखो योगेंद्र जी, जहाँ तक बात है तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है, जेपीसी की मांग कर रहा है। इस जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है, इसके इतिहास के अंदर पहली दफा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी ने संसद, लोकसभा या राज्यसभा नहीं चलने दी। लगातार 12वें दिन भी उनको स्थगित किया गया। तो आज आप देखिए जेपीसी की मांग है। जेपीसी की मांग कोई अनूठी मांग नहीं है, हमेशा से होता रहा है। जब भी किसी की मामले, चाहे पुराने बोफोर्स के मामले देख लो, और भी कोलगेट, ये वो जितने भी आरोप थे, उन सब के ऊपर जेपीसीयां गठित हुई। और जेपीसी के अंदर चूंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद है, 303 सांसद है। और भी जेपीसी में आप ही के तो मेंबर ज्यादा होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि आप बंद लिफाफा मत दीजिए, आप तो हमें खुल के दीजिए। और आप एक आदमी के साथ में जितने तरीके के आरोप लग रहे हैं, देखिए व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने की बात नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी का भी दुर्भावना नहीं हो सकती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ में अगर किसी व्यक्ति के साथ नाम जुड़ता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल को वर्ड्स एंडोर्स करने की बात है, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बातें पिछले 8 सालों से लगातार कह रहे हैं, वो बातें अरविंद केजरीवाल एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये विपक्ष की मतलब कॉमन जो स्ट्रेटजी है उसका पार्ट है, क्योंकि उनको भी अब लगने लगा है जो उनकी गोदी में खेला करते थे वही लोग आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, समय कम है, क्योंकि आप अडानी की बात करेंगे, फिर नहीं, अभी राखी जी कहेंगे कि जिन राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकार, वहां भी तो अडानी काम कर रहे हैं, फिर वहां क्या होगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं सर देखिए सिर्फ इस पे बात करना चाह रहा था, बीजेपी क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर के। हम सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ हम उस पॉलिटिकल जो सिनेरियो उस पे बात करना चाह रहे थे, उस स्ट्रक्चर पे बात करना चाह रहे थे कि क्या वास्तव में कर्नाटक चुनाव में विपक्ष एकजुट हो पाएगा। सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्ष के सामने यही होगी, क्योंकि दो दल अगर ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, फिर सीएम कौन होगा। ये अगर बड़प्पन दिखाता है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि मोदी को घेरने के लिए अब इनकी कवायद चल पड़ी है, और वही बिखराव रहेगा। तो 2024 का लिटमस टेस्ट में इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन गठबंधन का लिटमस टेस्ट जरूर मैं इसे कह सकता हूं। ये कोई नहीं कह सकता कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो अब ये कहा जा सके कि देखिए साहब वहां पे 2024 में मोदी नहीं आ पाएंगे। ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राज्यों का असर हम देख चुके हैं। कई राज्यों में सरकार विपक्षियों की बनी, लेकिन सरकार वहां पे 2019 के अंदर बनी। विपक्ष एकजुटता का एक आधार जरूर देखा जाएगा इसमें, एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं और वास्तव में लंबाई पैमाना चलता है कि हाँ ठीक है चुनाव इसी तरह से लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही चलेगा। फिर ये आप लोग अपनी बात कहते रहिए, बीजेपी अपनी बात मुस्कुराहट के साथ कहती रहेगी, ये सब चलता रहेगा राजेंद्र जी दौर। इस वजह से मैंने ये चर्चा करना लाजमी समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।